इस एक्टिविटी में आप सेटअप ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ये एक्टिविटी पूरी होने पर आप कर पाएंगे स्लाइड शो सेटअप करना, स्लाइड शो रिकॉर्ड करना और प्रेजेंटर व्यू में मॉनिटर्स को सेटअप करना। स्लाइड शो को सेटअप करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट के पास अनेक ऑप्शंस हैं। सेटअप स्लाइड शो कमांड पर क्लिक कीजिए। सेटअप शो डायलॉग बॉक्स सामने दिखेगा। आपके प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए वो ऑप्शन यहां आप सिलेक्ट अथवा डीसिलेक्ट कर सकते हैं। शो टाइप सेक्शन में आपके ऑडियंस को आपका प्रेजेंटेशन कैसे दिखना चाहिए ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप आपके ऑडियंस को फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन ऑप्शन चुन सकते हैं। ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो ऑप्शन का उपयोग आपका प्रेजेंटेशन विंडो में दिखाने के लिए होता है। ब्राउज्ड एट कियोस्क फुल स्क्रीन ऑप्शन का उपयोग आप फुल स्क्रीन मोड में सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इस मोड में नेविगेशन ऑप्शन जैसे माउस क्लिक और कीबोर्ड काम नहीं करते। शो ऑप्शंस सेक्शन का उपयोग साउंड फाइल नरेशन अथवा एनिमेशन किस प्रकार से आपके प्रेजेंटेशन में काम करेंगे ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है। प्ले कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप ऑप्शन का उपयोग आपके प्रेजेंटेशन के साउंड फाइल अथवा एनिमेशन कंटिन्यूअसली प्ले करने के लिए कर सकते हैं। शो विदाउट नरेशन ऑप्शन नरेशन के सिवा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको मदद करता है। इसी प्रकार शो विदाउट एनिमेशन एनिमेशन के सिवा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको मदद करेगा। कभी कभी पुराने कंप्यूटर में आपके प्रेजेंटेशन के एनिमेशन जरा से जर्की दिखते हैं। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सलरेशन ऑप्शन का उपयोग ये प्रॉब्लम दुरुस्त करने के लिए होता है। पेन कलर लिस्ट से आपको चाहिए वो इंक कलर चुनिए। लिस्ट तभी दिखेगी जब आप प्रेजेंटेड बाय स्पीकर ऑप्शन चुनते हैं। लिस्ट से चाहिए वो लेजर पॉइंटर कलर ऑप्शन चुन सकते हैं। शो स्लाइड्स ऑप्शन से आप आपके प्रेजेंटेशन में दिखने वाले स्लाइड्स की संख्या कंट्रोल कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स कैसे एडवांस दिख सकते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए एडवांस स्लाइड्स के ऑप्शन का उपयोग होता है। मैन्युअली ये ऑप्शन चुन के आप इसे मैन्युअली कर सकते हैं अथवा यूजिंग टाइमिंग्स इफ प्रेजेंट ये ऑप्शन चुन के आप ये ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। मल्टीपल मॉनिटर सेक्शन के ऑप्शंस का उपयोग अलग मॉनिटर का उपयोग करके प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करने के लिए होता है। आपको चाहिए वो ऑप्शन चुनने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। कभी कभी आपके पास ऐसी कोई स्लाइड होती है जिसमें जरूरी जानकारी है जो आपके व्यूअर्स से आपको छुपानी है, लेकिन आपको वो प्रेजेंटेशन से स्लाइड डिलीट नहीं करनी है। इसके लिए स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और हाइड स्लाइड कमांड क्लिक कीजिए। प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड नहीं दिखेगी। रिहर्स टाइमिंग कमांड के उपयोग से आप प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर सकते हैं और हर स्लाइड के रिकॉर्डिंग का समय रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे प्रेजेंटेशन शुरू होगा तब हर स्लाइड के लिए लगने वाला समय समझने के लिए आपको मदद होगी। रिहर्स टाइमिंग्स कमांड पर क्लिक कीजिए। बाईं तरफ एक छोटा टूल बार सामने दिखेगा और टाइमर शुरू हो जाएगा। रिहर्सल होने पर क्लोज पर क्लिक कीजिए। संपूर्ण स्लाइड शो पूरा होने में कितना समय लगता है ये दिखाने वाला एक मैसेज सामने आ जाएगा। रिकॉर्डेड टाइम रखने के लिए यस पर क्लिक कीजिए अथवा डिस्कार्ड करने के लिए नो क्लिक कीजिए। रिकॉर्ड स्लाइड शो कमांड का उपयोग नरेशन, साउंड, पॉइंटर मूवमेंट अथवा प्लेबैक टाइमिंग रिकॉर्ड करने के लिए होता है। याद रखिए, आपके प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन की और साउंड सुनने के लिए हेडफोन्स की जरूरत पड़ेगी। यूज टाइमिंग, प्ले नरेशंस और शो मीडिया कंट्रोल्स के उपयोग से आप लगने वाला टाइमिंग, नरेशन, ऑडियो और वीडियो कंट्रोल शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो डाउन एरो पर क्लिक कीजिए
और शुरुआत से अथवा अभी के स्लाइड से स्लाइड शो रिकॉर्ड करने के लिए सही ऑप्शन चुनिए। इससे अनेक रिकॉर्डिंग ऑप्शंस वाली नई विंडो खुल जाएगी। जो चाहिए वो पेन अथवा हाइलाइटर पेन सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन क्लिक कीजिए। अब रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आप एक काउंटडाउन देख सकते हैं। पहले वाले अथवा अगले वाले स्लाइड पर जाने के लिए एरो पर क्लिक कीजिए। आप रिकॉर्डिंग रोकने के लिए पॉज अथवा स्टॉप बटन का उपयोग कर सकते हैं। रीप्ले बटन का उपयोग रिकॉर्डिंग फिर से देखने के लिए होता है। अंत में स्लाइड शो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए स्लाइड पर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद एंड शो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आप जो कुछ रिकॉर्ड करेंगे वो स्लाइड में इंसर्ट होता जाएगा। रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए नीचे के स्पीकर आइकॉन पर क्लिक कीजिए। रिकॉर्डेड टाइमिंग डिलीट करने के लिए अथवा आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स का नरेशन बंद करने के लिए रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन से क्लियर ऑप्शन का उपयोग कीजिए। आपका प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर्स ग्रुप से पावर पॉइंट को ऑटोमेटिकली मॉनिटर चुनने के लिए अथवा जो चाहिए वो मॉनिटर चुनने के लिए आप अनुमति दे सकते हैं। अब समझिए, आपको प्रेजेंटेशन के शो के लिए प्रोजेक्टर अथवा अलग स्क्रीन अथवा मॉनिटर चाहिए हो तो यूज प्रेजेंटर व्यू चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के लिए आप सिर्फ आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चेक बॉक्स इनएक्टिव होगा। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। स्लाइड शो सेटअप करना, स्लाइड शो रिकॉर्ड करना और प्रेजेंटर व्यू में मॉनिटर्स को सेटअप करना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे स्लाइड शो को स्टार्ट और प्रेजेंट करना और प्रेजेंटर व्यू के विविध ऑप्शंस का उपयोग करना। ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त आप स्लाइड शो टैब के अलग-अलग ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग स्मूथ और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है। स्टार्ट स्लाइड शो ऑप्शन के उपयोग से आप तय कर सकते हैं कि आपको कौन-कौन सी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में दिखानी है। पहले स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग कमांड अथवा F5 की पर क्लिक कीजिए। अब अगले स्लाइड पर जाने के लिए माउस से बाएं तरफ क्लिक कीजिए अथवा कीबोर्ड के स्पेस बार की को प्रेस कीजिए। पहले के अथवा अगले स्लाइड पर जाने के लिए आप एरो कीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे की बाईं तरफ कर्सर को मूव कीजिए और अगले अथवा आगे की स्लाइड पर जाने के लिए क्लिक कीजिए। अधिक ऑप्शंस इस्तेमाल करने के लिए नीचे बाईं तरफ की 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए अथवा स्क्रीन पर दाहिनी तरफ कहीं भी क्लिक कीजिए। शो प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन दूसरे डिवाइस पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मदद करता है। ये ऑप्शन तभी उपयोगी है जब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप अलग-अलग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, समझिए आपको प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पर दिखाना है, तो प्रोजेक्टर फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ स्लाइड कंटेंट दिख जाएगा। लेकिन उसी के साथ आपका लैपटॉप अथवा कंप्यूटर स्लाइड के साथ प्रेजेंटर नोट्स, टाइमर और आने वाले स्लाइड का प्रीव्यू भी दिख जाएगा। अलग डिवाइस इस्तेमाल करते वक्त आपके प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंटर व्यू आपको मदद करता है। लेकिन समझिए, आप आपका कंप्यूटर अथवा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी प्रेजेंटर व्यू की मदद से आप आपका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये आपको ऑडियंस देख नहीं सकेगा ऐसे अलग-अलग कंट्रोल्स ऑफर करेगा। अगले अथवा पहले स्लाइड पर जाने के लिए प्रीवियस अथवा नेक्स्ट एरो पर क्लिक कीजिए। प्रेजेंटेशन के दरमियान प्रेजेंटेशन बंद न करते हुए आपको आपके कंप्यूटर के इंटरनेट का अथवा ब्राउज फाइल और प्रोग्राम का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए शो टास्क बार ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टास्क बार छुपाने के लिए फिर उसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले सेटिंग से स्वैप प्रेजेंटर व्यू एंड स्लाइड शो ऐसा एक ऑप्शन होता है।
इसका उपयोग आपके लैपटॉप पर अथवा कंप्यूटर पर और प्रोजेक्टर अथवा किसी भी मॉनिटर पर प्रेजेंटेशन व्यू मैन्युअली निश्चित करने के लिए किया जाता है। डुप्लीकेट स्लाइड शो ऑप्शन दोनों डिवाइस पर एक्टिव व्यू दिखाएगा। समझिए, अगर आप प्रेजेंटेशन देखने के लिए सिर्फ आपका लैपटॉप अथवा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट स्क्रीन ऑप्शन का उपयोग प्रेजेंटेशन के दरमियान आपकी स्क्रीन ब्लैक अथवा व्हाइट दिखाने के लिए होगा। सी ऑल स्लाइड ऑप्शन का उपयोग सभी स्लाइड्स थंबनेल जैसी दिखने के लिए होता है। जूम इन ऑप्शन का उपयोग स्लाइड का कोई भी हिस्सा जूम करने के लिए होता है। पॉइंटर को लेजर में बदलने के लिए पेन अथवा हाइलाइटर से स्लाइड के स्पेसिफिक आइटम को महत्व देने के लिए पेन एंड लेजर पॉइंटर टूल्स ऑप्शन में अलग-अलग ऑप्शंस है। इंक कलर ऑप्शन से आप आपको चाहिए वो पेन स्टाइल अथवा हाइलाइट कलर चुन सकते हैं। अभी की स्लाइड पर लिखने के लिए पेन का और मार्क अथवा पॉइंट करने के लिए हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। फिर पेन एंड लेजर पॉइंटर टूल्स ऑप्शन में आप देख सकते हैं इरेजर ऑप्शन दिया है। आप इंक मार्किंग इरेज करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और एडिट व्यू पर वापस आने के लिए हाइड प्रेजेंटर व्यू सिलेक्ट कीजिए। एंड स्लाइड शो ऑप्शन पर क्लिक करके अथवा एस्केप की प्रेस करके आप प्रेजेंटर व्यू से एग्जिट कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन के दरमियान कौन से इंक नोटेशन रखने हैं या डिस्कार्ड करने हैं, इसके ऑप्शंस आप स्लाइड शो से एग्जिट करते समय देख सकते हैं। जो चाहिए वो ऑप्शन चुनिए और आप प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन पर पहले स्लाइड से शुरू करने के लिए आप फ्रॉम द करंट स्लाइड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट के कस्टम स्लाइड शो कमांड की मदद से आपके प्रेजेंटेशन के कुछ विशिष्ट स्लाइड चुन के और दिखा के आप आपके ऑडियंस को आपका प्रेजेंटेशन यूनिक दिखा सकते हैं। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के कस्टम स्लाइड शो कमांड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद कस्टम शो ऑप्शन चुनिए। कस्टम शो डायलॉग बॉक्स से न्यू पर क्लिक कीजिए। डिफाइन कस्टम शो डायलॉग बॉक्स में स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन के नीचे आपको प्रेजेंटेशन में कौन सी स्लाइड्स जोड़नी है ये चुनिए और उसके बाद ऐड क्लिक कीजिए। अप और डाउन एरोज का उपयोग करके आप स्लाइड्स का क्रम बदल सकते हैं। आपके स्लाइड शो के लिए जो चाहिए वो नाम टाइप कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। प्रेजेंट ऑनलाइन ऑप्शन का उपयोग करके वेब ब्राउजर में आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए आप दूसरों को आमंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या सीखा, इसका एक रिवीजन करते हैं। स्लाइड शो को स्टार्ट और प्रेजेंट करना और प्रेजेंटर व्यू के विविध ऑप्शंस का उपयोग करना। फ्रूटो जूनियर कबीर का स्टार्टअप बिजनेस है। उसने हेल्दी ड्रिंक्स का एक नया सेट मार्केट में लॉन्च किया है। उसने एक मार्केटिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अनीता उस कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जिसे मार्केट में इन ड्रिंक्स की सेल बढ़ाने के लिए एक इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान बनाना है। चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान क्या होता है और एडवर्टाइज और मार्केटिंग के ये कैसे यूज होता है। इस एक्टिविटी के बाद आप ये चीजें जान जाएंगे। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण करना। एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान का इम्पोर्टेंस पहचानना। मार्केटिंग प्लान का टारगेट ऑडियंस पहचानना। मार्केटिंग प्लान के एलिमेंट्स की आउटलाइन तैयार करना। मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन करना। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यूज करके मार्केटिंग प्लान बनाना। मार्केटिंग प्लान क्या होता है?
मार्केटिंग प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एडवर्टाइज की सारी स्ट्रेटेजीज और इसेंशियल स्टेप्स जो एक बिजनेस अपनी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए उठाएगा। मार्केटिंग प्लान के बेसिक्स क्या हैं? एक मार्केटिंग प्लान में किसी बिजनेस की एक पूरे वर्ष की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज मेंशन होनी चाहिए। इसमें आपके लक्षित कस्टमर्स और उनकी पसंद के मौजूदा ट्रेंड्स के बारे में बात होनी चाहिए। इसी के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मार्केटिंग करने के लिए जो स्टेप्स लेने वाले हैं वे हाईलाइट करने चाहिए। मार्केटिंग यानी एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। इसमें अनेक मीडियाज यूज किए जाते हैं, जिसमें से कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन होते हैं। मार्केटिंग प्लान प्रिंटेड या डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। आपने पैम्पलेट्स, बिलबोर्ड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेबसाइट पर एडवर्टाइज देखे हैं क्या? ये सब मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होते हैं। मार्केटिंग प्लान कौन बनाता है? एक फुल प्रूफ मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। अगर कंपनी के अनेक बिजनेस यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट का काम करने वाले व्यक्ति को अलग मार्केटिंग प्लान बनाना होगा। कई बार प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजर्स भी मार्केटिंग रिसर्च टीम का हिस्सा होते हैं। अगर आपके मार्केटिंग टीम में स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप आपके काम के लिए किसी मार्केटिंग एजेंसी से टाई अप कर सकते हैं। मार्केटिंग प्लान बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? मार्केटिंग प्लान बिजनेस को मार्केटिंग का खर्च बचाने में मदद करता है। ये आपको सही कस्टमर्स को एम करने के लिए भी मदद करता है, क्योंकि इसमें सारी स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप इंक्लूडेड होती है। एक मार्केटिंग प्लान आपको सभी पॉसिबल रिस्क का व्यू देता है और इस प्रकार आपको रियलिटी में उनसे निपटने के लिए तैयार करता है। मार्केटिंग प्लान के ऑडियंस कौन होते हैं? मार्केटिंग प्लान के टारगेट ऑडियंस इन फैक्टर्स पर डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि जेंडर और फाइनेंशियल स्टेटस। उदाहरण स्वरूप, बच्चों के ड्रिंक्स के लिए टारगेट ऑडियंस खुद बच्चे और सबसे इम्पोर्टेंट उनके पेरेंट्स, जो उनके लिए वो खरीदेंगे। मार्केटिंग प्लान बिजनेस की सक्सेस से कैसे जुड़ा होता है? एक मार्केटिंग प्लान पूरी प्रोसेस को आउटलाइन करता है, एकदम उसकी प्लानिंग की स्टेज से लेके प्लान ऑफ एक्शन कैसी करने तक। ये आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के फीचर्स और फायदे पहचानने में मदद करता है। आपको मार्केटिंग प्लान में सभी आवश्यक पॉइंट शामिल करने चाहिए। इसके लिए आपको राइट रिसोर्सेस सही समय पर यूज करने चाहिए और टारगेट ऑडियंस के लिए राइट स्टेप्स उठाने चाहिए। इससे आपको बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने में मदद होगी। आपको कितनी बार मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए? बिजनेस के अनुसार मार्केटिंग प्लान हर साल, हर 3 महीने बाद, हर महीने या हर हफ्ते बनाना पड़ता है। मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए किस तरह का रिसर्च करना पड़ता है? प्रभावी मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए आपको आपके कॉम्पिटिटर्स पर विस्तृत रूप से रिसर्च करना पड़ता है। इससे आपको आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद होगी। आपको मौजूदा मार्केट की और उसमें आपके बिजनेस का क्या रोल और पोजीशन है, इसकी जांच करनी चाहिए। आपको आपके कस्टमर्स की जरूरतें जानने के लिए उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान के एलिमेंट्स कौन से हैं? मार्केटिंग प्लान जितना आईटी स्टार्टअप कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक फूड प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का वर्णन। ये सेक्शन आपको आपके प्रोडक्ट्स के फैक्ट्स, जैसे कि उनका यूजफुलनेस, आप किस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट बताता है। आपको आपके कस्टमर्स को ये भी बताना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर क्यों हैं। इसी के साथ आप किसी और के प्रोडक्ट छोड़ के आपके प्रोडक्ट क्यों खरीदे। कस्टमर सपोर्ट,
वारंटी और खराब प्रोडक्ट्स रिपेयर करना। मार्केट एनालिसिस, इसमें आपको आपके टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझना और उनको आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या सोल्यूशन देने वाला है इसकी पहचान करनी होगी। आपके प्रोडक्ट कस्टमर्स को कैसे आकर्षित करने वाले हैं इसके बारे में लिखिए। प्रोडक्ट निर्माण के समय आपका ऑब्जेक्टिव क्या था इसे स्पष्ट कीजिए और जो इंडस्ट्री आपका टारगेट है उस पर फोकस करने वाले पॉइंट की लिस्ट बनाइए। प्राइसिंग डिटेल्स, इस सेक्शन में आप अपने प्रोडक्ट्स जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के सारे खर्चों को कैसे ब्रेक डाउन करना है इसके बारे में चर्चा होगी। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के सारे कॉस्ट लिखिए। इसमें आप जो डिस्काउंट देने वाले हैं और जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये शामिल करना चाहिए। एडवर्टाइज प्लान, इस सेक्शन में आपके द्वारा यूज किए जाने वाले एडवर्टाइज के टाइप्स की डिटेल्स दिए हैं। इसमें एडवर्टाइज के लिए जो सोशल मीडिया आप यूज करने वाले हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। आप आपके ऑडियंस तक कैसे पहुंचेंगे इसका प्लान मेंशन होना चाहिए। बिलबोर्ड्स के माध्यम से, पोस्टर्स या फिर एडवर्टाइज का कोई और तरीका। आप ईमेल से किस प्रकार के ऑडियंस को टारगेट बनाएंगे। टेलीविजन या रेडियो चैनल्स या फिर किसी और सोर्स, इनको भी मेंशन कीजिए जो आप आपकी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे। मार्केटिंग बजट, इस सेक्शन में आपको आपके मार्केटिंग प्लान के हर स्टेप पर होने वाले खर्चों को ब्रेक डाउन करना होगा। ऐसा रिकॉर्ड रखने से आपको अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए आने वाला सही कॉस्ट ढूंढने में मदद होगी, चाहे यह सोशल मीडिया, ऑनलाइन कैंपेन या फिर पब्लिक प्लेसेस पर एडवर्टाइज करने के माध्यम से हो। विचार करने के लिए अन्य फैक्टर्स, इसमें आपके लक्षित ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट्स को अलग नजरिए से दिखाने की जरूरत है। आपके ब्रांड को वेल नोन बनाइए। आपके मार्केटिंग प्लान को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए सही रास्ता बनाने दीजिए। मार्केटिंग प्लान किस प्रकार के और साइज के होते हैं। ए, बिजनेस प्लान, लंबे समय तक बढ़ते प्रॉफिट्स कमाने के लिए स्ट्रेटजीज आउटलाइन करने के लिए। बी, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस के गोल्स तक पहुंचने के लिए टारगेट ऑडियंस को शामिल करने की स्ट्रेटजीज आउटलाइन करने के लिए। सी, मार्केटिंग कैंपेन प्लान, शॉर्ट टर्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए। डी, डिजिटल मार्केटिंग प्लान, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रोडक्टिवली कम्पीट करने के तरीके आउटलाइन कीजिए। ई, एक मल्टी चैनल मार्केटिंग प्लान, लॉन्ग टर्म के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ड्यूरेशन के अनुसार मार्केटिंग प्लान के प्रकार। ए, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान्स, जो प्लान्स 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए होता है उन्हें लॉन्ग टर्म मार्केटिंग प्लान कहते हैं। बी, शॉर्ट टर्म मार्केटिंग प्लान्स, जो प्लान्स 1 साल से कम अवधि के लिए होता है उन्हें शॉर्ट टर्म मार्केटिंग प्लान कहते हैं। आप अगर मार्केटिंग प्लान की साइज या लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो 15 पेजेस से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? चलिए मार्केटिंग प्लान के बारे में जो अन्य इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन पर जल्दी से नजर डालते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिससे वेबसाइट विजिटर की संख्या बढ़ जाती है जब वो वेबसाइट किसी स्पेसिफिक ब्राउजर में सबसे ऊपर दिखाई जाती है। यह तब होता है जब यूजर जिस टेक्स्ट की खोज कर रहा है उसमें से कुछ विशिष्ट कीवर्ड्स सर्च इंजन द्वारा चुने जाते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये एक सोशल मीडिया यूज करने का तरीका है जो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है जिससे लोगों के बीच उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का अवेयरनेस बढ़े। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग ये एक सोशल मीडिया पोस्ट्स, ब्लॉग्स और वीडियो तैयार और पब्लिश करने की प्रक्रिया है जिससे लक्षित दर्शकों में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट निर्माण होगा। यूजर पर्सोनास, ये डमी प्रोफाइल्स है किसी कंपनी के विशिष्ट प्रोडक्ट या सर्विस के वास्तविक जीवन वास्तविक लक्षित यूजर्स के आधार पर तैयार की जाती है। इन्हें यूजर पर्सोनास कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव रिसर्च। कॉम्पिटिटिव रिसर्च ये आपके कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने की प्रक्रिया है। इसमें उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एनालिसिस भी शामिल है। SWOT एनालिसिस ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का तरीका है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को उनके बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज,
सीक्रेट के एरियाज ढूंढने में मदद करती है। इसे SWOT एनालिसिस कहते हैं। मार्केटिंग प्लान बनाने में कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? प्रभावी मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स, कैनवा जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं। आप template.net और extensio.com जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी यूज कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मार्केटिंग प्लान कैसे बना सकते हैं? अब आप जान गए हैं कि मार्केटिंग प्लान क्या होते हैं, तो चलिए एक प्लान बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ओपन कीजिए। हम हमारा मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ एक ऑनलाइन टेम्पलेट यूज करेंगे। सर्च बार में मार्केटिंग प्लान लिखें और सर्च आइकॉन पर क्लिक करें। आपको जो टेम्पलेट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए। टेम्पलेट एज ए एडिटेबल प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। स्क्रॉल डाउन करके सारे स्लाइड्स देखिए। हमें शायद इन सब की जरूरत नहीं होगी। आपको प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स नहीं चाहिए वे सभी स्लाइड्स डिलीट कीजिए। इसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड कीजिए। सभी अनचाही स्लाइड्स पर क्लिक करके उनको डिलीट कीजिए और आपके कीबोर्ड पर डिलीट की दबाइए। आप देखेंगे कि अब आपके प्रेजेंटेशन में अनचाही स्लाइड्स नहीं है। चलिए पहली स्लाइड एडिट करते हैं। स्लाइड सिलेक्ट कीजिए। स्लाइड के सारे एलिमेंट्स एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस और होल्ड कीजिए और A प्रेस करें और आपके कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। ये स्लाइड में से सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देगा। फिर भी आपको कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। डिलीट की से उन्हें भी डिलीट कीजिए। इंसर्ट पिक्चर्स पर क्लिक करके रिक्वायर्ड इमेज इंसर्ट कीजिए। आपके कंप्यूटर में से जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि इमेज स्लाइड में इंसर्ट हो चुकी है। अब इंसर्ट शेप्स रेक्टेंगल में जाइए। साइज बार में वैल्यूज लिख के शेप को रीसाइज कीजिए। शेप को जैसे चाहे वैसे पोजीशन कर सकते हैं। शेप का कलर चेंज कीजिए। इसके लिए फॉर्मेट टैब, शेप फिल, मोर फिल कलर्स यूज कीजिए। कस्टम विंडो में शेप कलर के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं उन्हें एंटर करके ओके पर क्लिक कीजिए। ग्रेट, रेक्टेंगल का कलर चेंज हो चुका है। अब हम स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। अब उसमें टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर्मेट टैब में जाएं। शेप को रीसाइज करने के लिए वैल्यू साइज बार में लिखिए। अब होम टैब पर जाइए। टेक्स्ट को जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट करें। अब हम फॉन्ट का साइज, कलर बदल रहे हैं और टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब टेक्स्ट को मैन्युअली एडजस्ट कीजिए। उसी तरह हम बाकी टेक्स्ट एंटर करेंगे और उसे फॉर्मेट करेंगे। एक लाइन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट शेप्स लाइन पर जाइए। स्लाइड में लाइन इंसर्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए। ब्रिंग टू फ्रंट इस पे क्लिक कीजिए। इससे लाइन बाकी सारे एलिमेंट्स के आगे आ जाएंगी। अब हम लाइन कलर ऐड करेंगे। इसके लिए शेप आउटलाइन पर जाइए। मोर आउटलाइन कलर्स। कस्टम विंडो में लाइन कलर के लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, उन्हें एंटर करके ओके पर क्लिक कीजिए। लाइन वेट चेंज करने के लिए शेप आउटलाइन, वेट पर क्लिक कीजिए और एक सुटेबल लाइन वेट सिलेक्ट कीजिए। सुटेबल वैल्यू एंटर करके लाइन की साइज बढ़ाइए और उसे एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना एक अच्छी आदत है। इसके लिए फाइल, सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए। ब्राउज, उसके बाद डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फाइल का नाम बदलकर सेव पर क्लिक कीजिए। आपने अभी तक जो भी चेंजेस किए हैं वे सेव हो चुके हैं। फिर से प्रेजेंटेशन में जाइए। कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड कीजिए और दूसरी और तीसरी स्लाइड सिलेक्ट कीजिए। डिजाइन टैब में जाइए। ड्रॉप डाउन करके डिजाइन ऑप्शंस देखिए। रिक्वायर्ड डिजाइन सिलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि ये डिजाइन दोनों स्लाइड्स को अप्लाई हो चुका है।
उसे एडिट करने के लिए सेकंड स्लाइड में जाइए। स्लाइड सिलेक्ट कीजिए, इमेज पर क्लिक कीजिए और डिलीट करने के लिए डिलीट प्रेस कीजिए। रिक्वायर्ड इमेज ऐड करने के लिए इंसर्ट पिक्चर्स में जाइए। आपके कंप्यूटर में से जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेज को एडजस्ट कीजिए। फ्रेम स्टाइल ऐड करने के लिए इमेज पर राइट क्लिक कीजिए। स्टाइल पर क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन से एक सूटेबल स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। इमेज में चेंजेस करना बंद करने के लिए इमेज के बाहर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए। उसका कलर बदलने के लिए फॉर्मेट टैब पर जाइए। शेप, फिल, मोर फिल कलर्स। कस्टम विंडो में रिक्वायर्ड कलर वैल्यूज लिखिए और ओके पर क्लिक कीजिए। टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेट कीजिए। लाइन वेट एडजस्ट करने के लिए फॉर्मेट टैब में जाइए। शेप, आउटलाइन, वेट और डिजायर्ड वेट सिलेक्ट कीजिए। डमी टेक्स्ट डिलीट कीजिए और रिलेवेंट कंटेंट लिखिए। टेक्स्ट को जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट करें। चलिए तीसरी स्लाइड एडिट करते हैं। स्लाइड सिलेक्ट कीजिए, अनवांटेड टेक्स्ट निकाले और यहाँ रिलेवेंट कंटेंट लिखिए। उसे जैसे चाहे वैसे फॉर्मेट करें। टेबल सिलेक्ट कीजिए, डिजाइन टैब में जाइए और टेबल के लिए सूटेबल डिजाइन सिलेक्ट कीजिए। टेबल को दोबारा सिलेक्ट करके होम टैब में जाइए और एक सही फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। टेबल का लास्ट रो सिलेक्ट कीजिए। हम लास्ट रो का टेक्स्ट बोल्ड करेंगे क्योंकि वे टोटल्स दिखा रहे हैं। आखिरी रो के सेल्स का कलर बदलने के लिए डिजाइन टैब में जाइए। शेडिंग, मोर फिल कलर्स। कस्टम विंडो में रिक्वायर्ड कलर वैल्यूज लिखिए और ओके पर क्लिक कीजिए। अब हम स्लाइड नंबर डिलीट करेंगे। इसके लिए स्लाइड नंबर सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस करें। उसी तरह दूसरी स्लाइड पर जाइए और वहां से भी स्लाइड नंबर डिलीट कीजिए। अब चौथी स्लाइड एडिट करने के लिए चौथे स्लाइड में जाइए। स्लाइड सिलेक्ट कीजिए, डमी इमेज डिलीट कीजिए, इंसर्ट पिक्चर्स में जाइए। आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। पिक्चर स्लाइड में इंसर्ट हो चुका है। इमेज पर राइट क्लिक कीजिए। डिस्प्ले किए हुए ऑप्शन में से सेंड टू बैक पर क्लिक कीजिए। सेंड टू बैक। अब ये इमेज दूसरे एलिमेंट्स के पीछे जा चुकी है। सारा डमी टेक्स्ट निकाल के उसमें आपका टेक्स्ट लिखिए। टेक्स्ट को एडजस्ट कीजिए। डमी आइकॉन्स निकाले। इंसर्ट आइकॉन्स में जाइए और सर्च बार में डिजायर्ड आइकॉन नेम लिखिए। जो आइकॉन इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आइकॉन इंसर्ट होने के बाद उसे मैन्युअली रिपोजिशन करें। आइकॉन सिलेक्ट करें, ग्राफिक्स फिल में जाइए और एक सुटेबल कलर सिलेक्ट कीजिए। उसी तरह स्लाइड में बाकी दो आइकॉन्स इंसर्ट कीजिए। चलिए टेक्स्ट बॉक्स का कलर बदलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट टैब में जाइए, शेप, फिल, मोर फिल कलर्स। रिक्वायर्ड कलर के लिए वैल्यूज एंटर करके ओके पर क्लिक कीजिए। शेप आउटलाइन पर जाइए और शेप को आउटलाइन में ऐड करने के लिए कलर सिलेक्ट कीजिए। आउटलाइन का वेट चेंज करने के लिए शेप आउटलाइन, वेट पर क्लिक कीजिए और डिजायर्ड वेट सिलेक्ट कीजिए। उसी तरह शेप फिल ऑप्शन यूज करके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कीजिए। अब हम हमारे मार्केटिंग प्लान की आखिरी स्लाइड एडिट करेंगे। स्लाइड सिलेक्ट कीजिए, सभी एलिमेंट्स डिलीट कीजिए। इंसर्ट पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए और रिक्वायर्ड इमेज सिलेक्ट कीजिए। उसे स्लाइड में करने के लिए इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। इमेज को एडजस्ट कीजिए। चलिए एक थीम ऐड करते हैं। डिजाइन टैब में जाइए। स्लाइड को थीम अप्लाई करने के लिए सुटेबल थीम पर क्लिक कीजिए। आपको जैसे चाहिए वैसे चेंजेस कीजिए। उसी तरह सभी स्लाइड्स में फाइनल चेंजेस कीजिए। अरे वाह, हमारा मार्केटिंग प्लान कितना अच्छा लग रहा है।
अब इस प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट करना होगा। फाइल, एक्सपोर्ट में जाइए, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस। आपके डेस्कटॉप पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए। पब्लिश पर क्लिक कीजिए। ग्रेट! आपका मार्केटिंग प्लान प्रिंट करने के लिए और क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। आपने अभी तक जो सीखा उसका ये रीकैप है। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण। एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान का इंपॉर्टेंस। मार्केटिंग प्लान का टारगेट ऑडियंस पहचानना। मार्केटिंग प्लान के एलिमेंट्स आउटलाइन करना। मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन करना। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यूज करके मार्केटिंग प्लान बनाना। अनीता मार्केटिंग प्लान के साथ तैयार है। फ्रूटो जूनियर उनकी ड्रिंक्स अब अनेक जगहों पर बेच सकता है। हम आशा करते हैं कि उन्हें ग्रैंड सक्सेस मिले। सरकारी सेवाएं पोर्टल ये सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कई हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सरकारी सेवाएं पोर्टल का उपयोग विभिन्न नागरिकता सेवाओं के बारे में सहायता पाने के लिए किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उपयोगिताएं, कर, रोजगार, कानून और आदेश। विभिन्न नागरिकता पहलुओं के बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए देश में कहीं से भी हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। शिकायतों को दर्ज करने और कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जब नागरिकता सेवाओं के बारे में किसी भी जानकारी की आवश्यकता होती है, तब इसका उपयोग होता है। सभी भारतीय नागरिक पोर्टल में उल्लिखित हेल्पलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार होते हैं। रमेश अभियांत्रिकी के प्रथम वर्ष का छात्र है और छात्रावास में रहता है। पिछले कुछ दिनों से वो कॉलेज में उपस्थित नहीं था क्योंकि कुछ सीनियर छात्रों ने उसके साथ रैगिंग किया। रमेश ने उसके बड़े भाई राहुल के साथ इस विषय पर चर्चा की। उसके भाई ने ये परेशानी ऐसी ही चलती रही तो उसके कॉलेज के अधिकारियों को मिलने की सलाह दी। और तो और उसने ये भी बताया कि सरकार ने कई सारी हेल्पलाइन सेवाओं को प्रस्तुत किया है जिसका लाभ इंटरनेट के उपयोग से किया जा सकता है। रमेश ने ऐसी जानकारी को बताने के लिए राहुल के आभार व्यक्त किए। उसने वादा किया कि ये जानकारी वो उसके दोस्तों को जरूर बताएगा ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए
ऑनलाइन मदद देखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को देखते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। सरकार द्वारा स्थापित हेल्पलाइन सेवाओं को किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, इसका वर्णन करना। भारत में दोनों केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने नागरिकों को जब वे विपत्तियों में हो उसमें मदद करने के लिए उनके लिए समर्पित हेल्पलाइंस को स्थापित किया है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के लिए https://india.gov.in/services/get-help-helpline इस URL का उपयोग कीजिए। किसी भी सरकारी हेल्पलाइन को संपर्क करने के लिए गेट हेल्प हेल्पलाइन लिंक पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने पर कई हेल्पलाइन सेवाओं की सूची प्रदर्शित होगी, जैसे कि राष्ट्रपति सचिवालय हेल्पलाइन या झारखंड में ई राहत इमरजेंसी सर्विसेज। दाईं तरफ के कॉलम में एंटी रैगिंग से संबंधित लिंक भी प्रदर्शित होती है। अगर आप हेल्पलाइन सेक्शन में अन्य लिंक्स को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नेविगेशन लिंक पर क्लिक कीजिए। रैगिंग की किसी भी घटना के बारे में शिकायत करने के लिए एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लिंक पर क्लिक कीजिए। इस लिंक के साथ साथ छात्रों के लिए अन्य उपयोगी लिंक्स अगले पेज पर प्रदर्शित होती है। अगर आप रैगिंग के बारे में शिकायत करना चाहते हैं तो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पर फिर से क्लिक कीजिए। यूजीसी का द 24/7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पेज प्रदर्शित होता है। ये कई सारे विकल्पों को प्रस्तुत करता है जिनके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप प्रदर्शित लैंडलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं या http://www.antiragging.in इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी प्रकार की मदद ऑनलाइन ढूंढना कितना आसान है। आपको किसी भी हेल्पलाइन के संपर्क विवरणों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं या किसी को भी ये पूछने की जरूरत नहीं कि क्या ये जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो आगे से किसी ने आपको परेशान किया या आप किसी मुसीबत में हैं तो हेल्पलाइन सेवा को संपर्क कीजिए। सरकारी अधिकारी और सेवाएं हमेशा आपको सहायता करने के लिए तैयार है। गीता अपने घर से एक छोटा सा फैशन डिजाइनिंग का व्यवसाय चलाती है। वो अपना व्यवसाय बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं और सरकार के नवीनतम योजनाओं के बारे में जागरूक रहना चाहती है। उसकी दोस्त पायल उसे ई संपर्क के बारे में जानकारी देती है। संपर्क का अर्थ है संपर्क करना। जैसे कि नाम ही बताता है कि ई संपर्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भारत सरकार भारतीय नागरिकों के साथ संपर्क स्थापित करती है। वो लोग जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्राइब किया है उन्हें ईमेल, फोन कॉल्स या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से केंद्र सरकार से नवीनतम अधिसूचनाएं प्राप्त होती है। गीता ने ई संपर्क के लिए सदस्यता ली। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए शुरू किए गए लोन के बारे में जानकारी मिलती है। गीता अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए इस लोन का उपयोग करती है। उसके ग्राहकों की सूची में अब मशहूर हस्तियों को भी शामिल किया गया है। इसके कारण हर कोई उसे स्मार्ट और सफल व्यवसायी मानते हैं। चलिए देखते हैं कि आप भी किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। सरकारी अलर्ट्स के लिए ई संपर्क के माध्यम से सब्सक्राइब करना। ई संपर्क प्लेटफॉर्म https://sampark.gov.in/ पर स्थित है। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियानों के बारे में जानने के लिए होम पेज पर नीचे स्क्रॉल कीजिए।
केंद्र सरकार से अधिसूचनाओं को प्राप्त करना शुरू करने के लिए सब्सक्राइब में जाइए। पॉपअप मेन्यू से अधिसूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उचित विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। चलिए वाया एसएमएस या मिस्ड कॉल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करते हैं। एसएमएस या मिस्ड कॉल द्वारा सब्सक्राइब के लिए प्रदर्शित अनुदेशों का पालन कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वैकल्पिक तरीका है कि सब्सक्राइब में जाइए और वाया वेबसाइट विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। प्रदर्शित फॉर्म में समस्त आवश्यक जानकारी को दर्ज कीजिए। सबसे पहले उस शीर्षक का चयन कीजिए जिसके द्वारा आप संबोधित करना चाहते हैं। आगे आपका नाम एंटर कीजिए। इसी प्रकार से आपका ईमेल एड्रेस, आवासीय पता और मोबाइल नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को एंटर कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि अपना सही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए क्योंकि आपको उनके अलर्ट्स प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ेगी। सत्यापन के लिए एंटर द कंटेंट्स ऑफ द इमेज स्थान में प्रदर्शित कैरेक्टर्स को उचित रूप से भरिए। कार्रवाई के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। आप 2 ओटीपीज प्राप्त करेंगे, एक आपके ईमेल एड्रेस पर और अन्य आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। दोनों को उचित रूप से एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। उन विभागों और अभियानों को सिलेक्ट करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले उचित चेकबॉक्सेस पर क्लिक कीजिए जिन्हें आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। कार्रवाई के लिए सबमिट पर क्लिक कीजिए। इससे प्रक्रिया पूरी हुई। अब आपने ई संपर्क के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब किया है। ई संपर्क भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बहुत ही सुंदर उपक्रम है जो आम नागरिकों के साथ जुड़ने के लिए और सरकार के नवीनतम निर्णय और योजनाओं को वास्तविक काल में उन तक पहुंचाने के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं, आप इन योजनाओं के बारे में जागरूक रहते हैं। ई संपर्क के साथ आपको सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए समाचार पत्र या मैगजीन्स पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं। भारत के सक्रिय डिजिटल नागरिक होने के रूप में आपके दोस्त और रिश्तेदारों को सरकार के ई संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सलाह दीजिए। पारंपरिक डेटा एंट्री की नौकरियों के अतिरिक्त लोगों को मिश्रित डेटा एंट्री का काम और अन्य दायित्व भी मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेटा एंट्री के कर्मचारियों की आवश्यकता पहले एंटर किए गए डेटा में बदलाव करने के लिए हो सकती है। इसके लिए बड़ी मात्रा में डेटा को रिव्यू करने, गलतियां खोजने और उन्हें सही करने के काम की आवश्यकता होती है। डेटा एंट्री का काम खोजने वालों के लिए प्रूफ रीडिंग और रिकॉर्ड की कॉपी करने जैसी नौकरियां भी उपलब्ध हो सकती हैं। डेटा एंट्री केवल आपके सामने रखे कागज में नजर आने वाली सामग्री को कंप्यूटर में डालना ही नहीं, उससे अधिक बहुत कुछ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको अपने काम पर बहुत अधिक एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपको डेटा के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। आपको हर प्रकार के डेटा एंटर करने की आवश्यकता होगी। अल्फाबेट, संख्याएं, प्रतीक, स्पेशल कैरेक्टर अथवा इन सभी का मिश्रण।